आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैंपियंस, तहे दिल से भगवान से यही प्रार्थना होगी कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स अपने लाइफ में सफल हों और ये वर्ष उनके लिए सबसे बेहतरीन वर्ष निकल के आए। 2026 आपके लाइफ को एक नया आयाम पहुंचाए, ये आशीर्वाद मेरी तरफ से है और मेरी कामना होगी कि भगवान भी आपको इस तरीके से आशीर्वाद दें, सुपर पावर आपको उस तरह से आशीर्वाद दें। सो विश यू ऑल माय चैंपियंस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। शुरुआत इस तरीके से हो, गणेश आरती, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाए आपके मन में और हर हर महादेव। सब बढ़िया रहे, आप सबको सद्बुद्धि दें भगवान। चाहत सबके अंदर होती है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। उस चाहत के आड़े जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनको पार पाने की क्षमता आपके अंदर दे भगवान। आप लगातार बने रहें, इसकी क्षमता आपके अंदर रहे। लगातार बने रहने से ही कुछ होता है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आसान नहीं हो सकता कोई भी सफ़र अगर लगातार चलना हो तो। सो अगर आप पैदल भी दौड़ के नहीं, अगर आप पैदल भी लंबा चल रहे होंगे तो थकान होगी। तो जाहिर सी बात है उस थकान को आपको ओवरकम करना है और जीतना है। ठीक है, सो इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है यार। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है कुछ, थोड़ा थोड़ा बहुत देर तक होता है, बस ये जीत दिलाता है। कठिनाई मालूम पड़ेंगी बीच में, आपको लगेगा कि यार बहुत कष्ट हो रहा है, लगेगा कि ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, लगेगा कि यार इस सब्जेक्ट में समस्याएं हैं। उन समस्याओं को पार पाना ही आपका असल मकसद होगा। कल शाम हमने एक कन्फेशन सेशन किया, आप में से भी काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर सुनिएगा उसे, क्योंकि उसमें मेरी बातों से ज़्यादा आप सभी की बातें थी। मतलब आप में से बहुमत बच्चों का जो शब्द है, कुछ बच्चों के शब्दों के ज़रिए मैं उन बातों को आप तक रखने की कोशिश किया हूँ और ये सेशन बहुत कारगर होता है। इसलिए मैं हर साल उस सेशन को करता हूँ ताकि आपके अंदर भी वो आइडियाज़ आएँ, वो कि कहाँ पे बच्चे फ्लॉ क्या होता है, क्या परेशानियाँ होती हैं, किस तरह से बच्चे अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं गलतियों को। एंड दैट विल बी वेरी गुड स्टोन फॉर योर पाथ। आपके रास्ते के लिए बड़ा अच्छा पत्थर साबित होगा वो चीज़। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन। एनर्जी में कोई कमी नहीं, आप सभी यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 1 जनवरी को ज़्यादातर यूथ मटरगश्ती में शामिल होते हैं, ज़्यादातर लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी ये वो कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, लेकिन आप सब लोग तकरीबन पूरे बच्चे ही क्लास में मुझे नज़र आ रहे हैं जो रेगुलर क्लास में होते हैं। कोई कमी नज़र नहीं आ रही मुझे बच्चों की। हाँ, 200-300 बच्चे मुझे कम दिख रहे हैं रेगुलर क्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन बहुमत बच्चे क्लास में हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभार
मतलब मानना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू पीपल एंड लेट्स बिगिन द सेशन 2026 फर्स्ट सेशन 2026 का ये पहला सेशन 1 जनवरी, और हम आज भी हम सभी साथ खड़े हैं पढ़ाई करने के लिए। वो बेसिक काम हमारा है, जो बेसिक धर्म हमारा है, जो हमें नियति ने इस वक्त कहा है करने को, हम वही कर रहे हैं। और उस करने में हमने कोई आलस नहीं दिखाया, कोई हमने साइडलाइन नहीं किया अपने बेसिक काम को। अपने जो धर्म हमारा इस वक्त का है वो यही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन प्लीज। कोडिंग डिकोडिंग पे काम कर रहे हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग हम सभी ने बताया, हमने डिस्कस किया लगातार कि कोडिंग डिकोडिंग वैसा टॉपिक है जहां पे मेंस के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में से मेंस के कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। प्रीलिम्स का सिर्फ एक ही कैटेगरी है, चाइनीज कोडिंग, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और मेंस वाले पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल कोडिंग पढ़ा था और बाइनरी कोडिंग पे भी चर्चा हमने कर लिया है। लेकिन हमें बाइनरी कोडिंग के आधार पे क्रिएशन और देखने पड़ेंगे, कुछ और क्रिएटिव क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ताकि वो अगर, चूंकि बाइनरी कोडिंग को जब भी हम देखते हैं अपने परीक्षाओं में, तो हम मेंस परीक्षा में देखते हैं, उसमें से भी पीओ मेंस में देखा करते हैं बाइनरी कोडिंग को। क्लर्क प्रीलिम्स में, सॉरी, क्लर्क के मेंस परीक्षाओं में बहुत कम देखा करते हैं। सो शुरुआत करते हैं, है ना। आज का डीपीपी आपने कल ही दे दिया। उसका रीजन है क्योंकि आप देखिए, आज अगर आप ऑफिस कोई गलती से आ जाएगा तो दिखाई देगा कि ऑफिस में गिने गुथे लोग हैं, 4-5 लोग ही नजर आएंगे आपको। थोड़ी बहुत सपोर्ट स्टाफ और जिन टीचर्स ने अपनी क्लासेस अलाइन करी हैं, सिर्फ ये, बाकी कोई भी टीम आपको नजर नहीं आएगी, बिकॉज बहुत सी टीम होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती हैं। सो लगभग टीम ऑफकोर्स छुट्टियों पे हैं, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और हमारे एक सपोर्ट जो स्टाफ होते हैं वो। इसलिए हमने कल ही अपलोड करा दिया, वरना क्या होगा कि सर आज का डीवीपी नहीं आया, तो वो हम कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, वो हम उनसे काम नहीं करवा सकते जब उनको मिला हुआ है तो छुट्टी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में वो एनर्जी दिख जाए कि हाँ सर तैयार है फिर से दिमाग लगाने के लिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी कर देता हूं मैं आप सभी को, 2:30 बजे आप सब तैयार रहिएगा। 2026 का पहला डीटीटी। क्या है ये डीटीटी, मैं समझाऊंगा इसे कहां पर। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, डीटीटी मैं हर महीने प्रोवाइड किया करता हूं। डीटीटी का मतलब होता है डेली टारगेट ट्रैकर, और आपको इस महीने में अगर आप रिपीटर हैं तो क्या कर रहे होने चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या कर रहे होने चाहिए, इस बात को मैं आज आपको, ये आपको जो फ्री पीडीएफ है जो डीटीटी है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास इसको आप रखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे आप प्रॉपर्ली। इसको मैं 2:30 PM पे, राइट आफ्टर दिस क्लास 2:30 PM पे मैं चैंपियंस वाले चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज एवरीवन बी देयर 2:30 PM। मतलब मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है 2:45 हम लोग का बच ही जाता है, 1:50 हो ही जाता है, तो मैं 2 बजे पहले प्लान कर रहा था, फिर मुझे लगा 2 बजे करना उचित नहीं है, तो 2:30 बजे मैंने प्लान किया है इसको। ठीक है ना, तो 2:30 पे आपको ये बस जाना है और तुरंत से डाउनलोड करके रख लेना है, बस ये है। बहुत लंबा सेशन नहीं होता, 10 मिनट का सेशन होता है, 10, 12, 15 मिनट का। थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं कि इस डीटीटी को कैसे इस्तेमाल करना है। सो जनवरी डीटीटी आपको मिल रहा होगा आज 2:30 बजे चैंपियंस वाले चैनल पे, चैंपियंस रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, इसको मैं चैंपियन पे देता हूँ, इसको मैं चैंपियन वाले चैनल पे आ जाइएगा आप सभी लोग, क्योंकि और कोई स्लॉट था नहीं मेरे पास। चैंपियंस रीजनिंग चैनल, मतलब सोचिए आपके बैच के नाम से चैनल है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं प्लीज। लेट्स बिगिन विथ द क्वेश्चंस। हम लोग काम कर रहे थे बाइनरी कोडिंग पे, मुझे जहां तक याद है। ये हमारी टीम ने एक गलती कर रखी है, छोटी सी मिस्टेक है। वहां 1 जनवरी तो किया गया, लेकिन वहां पर ये नहीं किया गया कि वहां पे हमारा 2026 आ चुका है, अभी हम 25 से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये शुरुआती दिनों में कई बार ये गलतियां होती हैं कि हम लोग मिस कर जाते हैं कि भाई अभी 26 आ चुका है, यहाँ पर क्यों है भाई, यहाँ नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। ठीक है, ओके। सो हम लोग बाइनरी कोडिंग पे काम करना शुरू कर चुके थे, और बाइनरी कोडिंग पे हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, कि कैसे हम डिकोड करते हैं, किसी भी नंबर को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ये हमने सीख रखा है। उसके आधार पे हमने एक सवाल भी प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन अब हम इसी का एक और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, एक और नया सवाल, जिसका डिमांड कुछ ऐसा है, जो दिखने में थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो मैनेजेबल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक कर लेने का।
थोड़ा सा स्क्रीन हल्का सा कट रहा है। हाँ, आज ये मेरा स्टूडियो नहीं है, तो मैं किसी और स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। हल्का सा स्क्रीन ठीक करो ना, थोड़ा कट रहा है। बस बस ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। ठीक है, आई होप अभी विजिबल होगा। वैसे हिंदी में भी अवेलेबल है, अभी आप इसको एक बार पढ़िए। आई थिंक ये हिंदी में भी अवेलेबल होना चाहिए। वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं इसको समझाना शुरू कर दूंगा। DTT वाला सेशन 3 PM कर दो। चलो देखते हैं, बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। देखो मैं समझाऊंगा ही ना, मैं तो समझाऊंगा ही, बात समझो आप। इस जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार क्या ही दे दिया मास्टर ने, तो एक बार दिमाग लगाओ। नहीं होगा तो मैं तो यही हूं भाई, मैं तो बताऊंगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना बताऊं मैं। तो अगर आप दिमाग लगाओगे, मान लो आप 20% ही दिमाग लगा पाए, इसमें 20% डिकोड कर पाए, या कोई बच्चा 50% कर पाए, कोई 80% कर पाए, तो ये आपका दिमाग विकसित ही तो हो रहा है ना भाई, दिमाग खुल ही रहा है। समस्या तो है ही नहीं कि आपके पास सपोर्ट में टीचर खड़ा है यहाँ पे। रिलैक्स। देखो मैं बताता हूँ, डरो मत प्लीज। पहली बात तो डरो मत। मैं जानता हूँ अभी आप रिसेंट टाइम में स्टार्ट किए हो, और आप के सामने ऐसा सवाल रख दिया जाए तो आप नहीं कोई भी स्टूडेंट परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये सवाल पीओ मेंस का है, उसमें भी बहुत साफ कर दूं मैं आपको, सिर्फ 2 पीओ मेंस और एक आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1, उस लेवल का सवाल है ये। बिकॉज सवाल बाइनरी कंडीशंस को भी कैरी कर रहा है और पता नहीं और क्या क्या कर रहा है। सो एक्चुअली में इसे हम मशीन कोडिंग भी कहते हैं। नहीं, यहाँ पे फिर उन्होंने चेंज कर, नहीं मशीन कोडिंग नहीं, मशीन कोडिंग को और साथ में आपके बाइनरी कोडिंग का मिक्सचर कह लीजिए आप इसे। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। जब इस लेवल का सवाल है, आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस लेवल का सवाल है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत ही समझ पाए। बहुत न्यू कॉमर हैं अभी आप, तो अपने आप को अपने सेल्फ डाउट मत कीजिएगा, बस इतना बोलूंगा मैं। आइए समझाते हैं आपको।
ये कह रहा है कि यार देखो ऐसा है कि इन अ सर्टेन नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 नोटेशंस। सुनिएगा मुझे ध्यान से प्लीज, सब कुछ साइड कर दीजिए, अब मैं समझा रहा हूं, यहां सुनिए। देयर आर ओनली 2 नोटेशंस टू डिनोट द नंबर्स, एम्फिसेंट एंड हैश। पहली बात, जब भी ये लाइन आप कभी भी पढ़ें कि किसी चीज को डिनोट करने के लिए सिर्फ 2 ही नोटेशंस हैं, तो आपके दिमाग में बाइनरी कोडिंग छपनी चाहिए। एवरीवन प्लीज, हम आपको सोचना सिखा रहे हैं फिलहाल। इस सवाल का उत्तर तो एक अलग चीज है, फिलहाल आपको सोचना कैसे चाहिए हम उस पर बात कर रहे हैं कि जब भी कभी, बिकॉज इस लैंग्वेज को आप बहुत कॉमनली देखा करेंगे। कौन सा लैंग्वेज? ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात, ये आगे का प्रेजेंटेशन होता है कुछ और कंडीशन कर मिल जाए आपको, लेकिन ये लाइन ना बहुत कॉमन है कि देयर आर ओनली 2 नोटेशंस टू डिनोट द नंबर्स। अब नंबर्स को डिनोट करने के लिए सिर्फ 2 ही नोटेशंस जब इस्तेमाल हो रहे हों, तो हमारा तुरंत से कान खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा बेटा, अभी तो सर ने बताया था बाइनरी में क्या होता है, किसी भी नंबर को हम 0 और 1 इसी चीज से डिनोट करते हैं, मतलब इसी के कॉम्बिनेशन से बना देते हैं। तो हाँ, लगता है वैसा ही कुछ बोल रहा है, लेकिन चूंकि उसको कोड कर दिया है तो अब वो कैसा दिख रहा है, हम उसे एम्फिसेंट और हैश कह दे रहे हैं। या तो 0 को हम एम्फिसेंट कह रहे होंगे, या तो हम 0 को हैश कह रहे होंगे, या तो हम 1 को एम्फिसेंट कह रहे होंगे और 1 को हम हैश कह रहे होंगे। ऐसा कुछ हो रहा होगा। रिलैक्स, ठीक है। अभी आगे तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसने इस बात को साफ भी किया आगे चल के, कहता है 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्फिसेंट एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय हैश। मतलब 0 को एम्फिसेंट कह रहे हैं और हैश को हम 1 कह रहे हैं। इसका मतलब जब 2 को हम डिनोट करते हैं, याद कीजिए, तो क्या लिखते हैं? 1 ऐसे लिखते हैं, 2 जो हमारा मेन रेफरेंस है उसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 4, 8, 16 ऐसे लिखते हैं। और फिर अगर मैं लिखना होगा 2 तो हम कैसे लिखते हैं? तो 1 और 0, 1 0 हम लिखते हैं, है ना। 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है बाइनरी में? 1 0। 1 को क्या कह रहा है लोग? हैश कह रहा है, दैट मींस इसको हम बोल रहे हैं हैश। और 0 को क्या बोल रहे हैं हम लोग बाइनरी यहाँ पे इस कोडिंग में? तो हमने बोला एम्फिसेंट। देखिए, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यही इस्तेमाल किया। क्या? देखिए तो हैश एम्फिसेंट, हैश एम्फिसेंट। बस वो 1 और 0 को कोड कर दे रहा है। क्या कर रहा है वो? उसी 0 और 1 को वो कोड कर दिया। मतलब आप 0 1 को पता नेकेड आई से ना देख सकें आप, उसको एक रैपर चढ़ा दिया। बचपन में क्या था बात की, आप लोग को पता नहीं, आप लोग को याद होना हो, याद इन द सेंस आपके टाइम में ये चीजें कितनी प्रचलित थी। 10 पैसे वाला टॉफी खुला खुला मिला करता था, ऑरेंज कलर का तो फलाना कलर का, है ना। अभी भी वो मॉल वगैरह मिल जाता है या फिर कुछ कुछ है जगह पे, लेकिन अब वो महंगा हो गया, 50 रुपए में मिलेंगे आपको 10, ऐसा करके कुछ शायद, है ना। तो वही वाली बात है कि वो खुला होता था, तो 0 1 समझिए खुला था, उसी पे रैपर चढ़ा दिया तो अब वो महंगा हो गया थोड़ा सा, ऐसी वाली कहानी। बस वही रैपर चढ़ा दिया उस पे। ऐसे फील कीजिए चीजों को कि उन्होंने क्या कह दिया, 2 नोटेशंस denoted for all the numbers, that is ampersand hash, that means now this is coded. Coding is actually रैपर चढ़ाना। इस तरीके से बोल रहा है 5 represented as this and so on, मतलब तमाम नंबर्स को में जो बाइनरी कन्वर्जन होगा उसको हम रैप कर देंगे इस चीज से, एम्फिसेंट और हैश से। बस ये समझिए, यहां तक की क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद की कहानी अलग है। इसने यहां तक बता दिया आपको कि आखिर हम किसी भी नंबर को जब कोड करेंगे तो कैसे लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पे अगर लिखा हुआ है 1 1 0 1 1, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो हमारा काम ये होगा कि हम यहाँ पे सबको डिकोड करते चलें, मतलब यहाँ पे हम बॉक्स भर दें। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक स्लाइड यहाँ ले लेते हैं अलग से, जिसमें हम इस चीज को डिकोड कर लेंगे, जगह बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए, हिंदी में भी सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखी हुई बातें नहीं है। यहाँ पे वी हैव एवरीथिंग रिटन इन हिंदी एज वेल, ठीक है। सो थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं पहले अपने लिए, और वहां पे पहले हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं डिकोड करने के बाद, फिर कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहां तक की बातों को गायब कर देता हूं। अभी क्या है कि अपन नया बॉक्स यहां पे तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे ही मैं यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास जो है 1 2 4 8 16, आई थिंक इतने में हम सारे नंबर लिख चुके होंगे, बिकॉज 5 से 6 बहुत हद तक गया है, तो 6 तक गया है, दैट मीन्स कि 32 भी लिख लेते हैं। एक आध जगह 6 नंबर भी गया है ना, यहाँ भी 6 भी गया है, यहाँ भी 6 गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बिना दिमाग लगाए इस पूरे बॉक्स को हम अपने नॉर्मल उसमें लेके आते हैं, नॉर्मल दिखे हमें ये नंबर्स वैसे कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 कॉलम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। इसको करने के बाद अगर आप कंडीशंस पढ़ेंगे ना तो आप आराम से सवाल कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ना। बस यही करते हैं ये लोग ना सिर्फ हर्डल दिखाते हैं आपको कि आप डर जाओ पहले से।
पहले ही डर जाओ कि भैया अरे भाई क्या बोल दिया इसने, क्या दिखा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा माहौल बना दिया इसने। सो हमारे पास रेफरेंस ये मालूम है, बेसिक देखिए कैसे काम आता है। इसने बोला हैश हैश एम्फिसेंट हैश हैश, दैट मीन्स की 5 नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। हैश मतलब 1 है, तो 1 1 0 1 1। अब आपको जोड़ने आता ही है, 16 है ना, 16 8 कितना होता है 24, 25 26 27। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना है, तो 27 है। ए का वैल्यू कितना है, 27 है, खत्म। ऐसे ही हम तमाम कॉलम के नंबर, रो के नंबर कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार पहले हम ए को भर लेते हैं। ए कॉलम जो हमारे पास है इसको बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं रो, ठीक है ना, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम, ठीक, एंड इसको बोलते हैं हम लोग रो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1, 4 ही चीजें इस्तेमाल हुई यहाँ पर, तो दैट मीन्स 1 1 1 एंड 0। तो इस जहां जहां 1 इस्तेमाल हुआ उसको जोड़ते हैं हम लोग, तो 8 2 10 4 14, इसका वैल्यू हो गया 14। यहाँ पे आते हैं, ये हमने कल सीखा है। अगर किसी बच्चे ने कल नहीं ध्यान दिया हो या कल की बातें रिवाइज नहीं करी हो तो गलत बात है। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये चीज आती है, हमने कल ही डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है ना। हम यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे 5 चीजों का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स की 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये कोई ऑड नंबर बनने वाला, देखते हैं 16 और 8 कितना होता है 24 और 1 25, यहाँ का वैल्यू हो गया 25, ठीक है। मैं अब इसको मिटाता हूं और वापस अब रो बी बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। बी बनाने जा रहे हैं। बी वाले कॉलम में हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास है 6 नंबर वहां इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स की 1 0 0 1 0 0। जहां जहां 1 इस्तेमाल हुआ है वही हमारा आउटकम होगा। 32 और 4 36, यहाँ का वैल्यू हो गया 36। इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, 1 1 0 1 1 0, दैट मीन्स 32 और 10 कितना हो गया, 32 और 16 कितना होता है 48, 48 और 2 50 और 54, यहाँ पे हो गया 54। बस ये जो तैयार कर रहे हैं आप बॉक्स, इसको सही सही कर लीजिएगा, बस इसमें गलती मत कर लीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर है, तो 1 0 1 0 1। हमने 16 का इस्तेमाल किया, 4 का इस्तेमाल किया और 1 का इस्तेमाल किया, 16 4 20 और 1 21, 21 यहाँ हो गया। इस तरीके से हम सी वाले कॉलम को भी कंप्लीट कर लेंगे। वहां के भी हम यहाँ पे, अब देखो एक रेफरेंस लिखते जा रहे हैं और धड़ाधड़ हम सबको कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 5 नंबर का इस्तेमाल किया है, 1 0 0 0 1, 16 1 17, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो गया 17। नेक्स्ट वाले में हमारे पास है 1 1 1 1, इसका मतलब हो जाएगा 15, ठीक है ना। एक ट्रिक बताता हूं आपको, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक भी है यहाँ पे। जब भी लगातार, चलो इसको पहले भर लेते हैं फिर बताएंगे। 3 3 6 है, दैट मीन्स कि 1 0 0 1 1 1, 32 4 36 2 38 39, यहाँ पे 39 है। एक ट्रिक तो ये था कि आपका सम गड़बड़ नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर ये 1 पे एंड हो रहा है तो वो ऑड नंबर होगा, और 0 पे एंड कर रहा है तो इवन नंबर होगा। तो जोड़ने में भी कहीं गलती होगा तो आप समझ जाएंगे ये चीज, ठीक है ना। क्लियर है, सब कुछ सही है, कोई गलती तो नहीं है कहीं पे, सब कुछ ठीक है। सारे हमने बॉक्स के नंबर सही बनाए हैं, कुछ गलती तो नहीं है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। सब सही है, चलिए सब सही है ना, कोई गलती तो नहीं है। एक बचेगा 2 का रॉन्ग है। 2 का रॉन्ग मतलब क्या, 2 का रॉन्ग है, कहाँ 2 का रॉन्ग है, ये इसमें क्या गलती है, देख लो, क्रॉस चेक कर लो एक बार अपना आप, जिनको लग रहा है वो क्रॉस चेक कर लें प्लीज। बाकी क्योंकि तमाम बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चे कमेंट था यहाँ पे और वो कैप्स में लिख रहे हैं, इसलिए दिख भी गया तुरंत से कि वो बोल रहे हैं गड़बड़ है 2 में। नहीं, ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं है। एनीवेज, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था फिलहाल यहाँ पे, वो ट्रिक समझिए क्या है। कभी भी आपको लगातार ऐसे 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है तो समझिए उसको बिना जोड़े आप निकाल सकते हैं उसका आंसर। बहुत ध्यान सुनिएगा, कहीं भी क्विक रेस्पॉन्स में काम आएगा। वैसे तो आपको ये आता है, तो ऑर्गेनिक अप्रोच तो आपको आता ही है। मान लो कल को ऐसा लिखा गया 1 1, क्या लिखा गया 1 1, इसका सम हो जाएगा इससे 1 कम, ठीक है। यहां 3 बार लिख दिया गया 1 1 1, तो इसका सम होगा बिना जोड़े इससे 1 कम, 8 से, बिकॉज नेक्स्ट नंबर क्या है 8 है ना, उससे पहले 3 बार मतलब 1 1 1 लिखा गया, तो 8 से 1 कम कितना होता है 7, इसका सम होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 7 होगा। कल को 4 बार 1 लिखा हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन है 16, इसका सम होगा 15। आप यहाँ पे 4 की जगह 5 बार लिखा हुआ है 1 1 1 1 1, इसका सम जोड़िएगा तो 31 आएगा, जोड़ लीजिए आप 16, इतना तक का सम कीजिए, इससे कम आएगा, जाहिर सी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूं नया, ठीक है ना। कल को आप 5 बार अगर आपको लगातार 1 मिल रहा है तो भैया 64 से 1 कम रहेगा, 63 उसका वैल्यू रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। 2 to the power -1, यस, ठीक है ना,
ये सब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बस रियलाइज करा रहा हूँ, वापस से याद दिला रहा हूँ। जब ये हमारे पास एक बार 111 आया था, है ना, इससे मुझे याद आया कि आपको ये चीज याद दिला देना चाहिए आपको। 14 नहीं 15 होगा। कहाँ पे 14? यहाँ पे 14 नहीं 15 होगा। कैसी बातें कर रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो? मैं दांत तोड़ दूंगा इसी वक्त, बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ दांत तोड़ने में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत ही तुरंत से ऐसे तोड़ता हूँ, पता भी नहीं चलता और टूट भी जाता है दांत। ध्यान से, है ना। आइए, 14 की जगह 15 महसूस हो रहा है आपको? आइए देखते हैं। ये 2 है ना, 2 में लिखा हुआ है हैश 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 एम्फिसेंट, मतलब 4 हमें नंबर इस्तेमाल करना है, उसमें से 3 लगातार 111 है। 1110। पहली बात, ये आपका एक दांत नहीं 2 दांत तोड़ना पड़ेगा कम से कम, न्यूनतम। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी एक चीज समझाया गया, अभी नहीं कल ही समझाया गया था, जब भी कोई 0 पे एंड करेगा, पहली बात तो इसी से आपको अभी भी मैं वापस से आपको रिवाइज भी कराएं इस बात को। 0 पे एंड कर रहा है तो कभी भी वहां पे इवन नंबर ही रहेगा और तो आ ही नहीं सकता। फिर भी आप जिद कर रहे हैं कि 14 नहीं 15 होगा, इसी बात पे दांत तोड़ देना चाहिए बिना कुछ सोचे हुए ही। आपको फिर भी आप प्रैक्टिकली आप जोड़ लीजिए इसको। 1110 है, 8 4 12 2 14 हुआ, 15 कैसे हो गया? ठीक, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बेसिक, ये तो हमें कल ही डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज रिक्वेस्ट है, बाइनरी कोडिंग के बेसिक को कल की क्लास में, बीते हुए कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है, उसको सीखिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि 1 2 4 8 16 32 क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये ग्रिड तैयार है, ये टेबल तैयार है। हम इसका मैं भी फोटो क्लिक कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये फोटो क्लिक रहेगा तो मेरे लिए फायदा रहेगा कि मैं इसको बार बार पलट के देखना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब देखते हैं कि डिमांड क्या है असल तौर पे, कंडीशंस क्या कह रहा है। अभी तो हमने असल तौर पे यहां से नीचे हम पढ़े ही नहीं है, ठीक है ना। विशाल कुमार सिंह, यस मैसेज दिख रहा है सब कुछ, तो भाई अभी क्लास में रहो प्लीज। सर ये रेड व्हाइट बॉक्स क्वेश्चन में देते हैं या हमें बनाना है? इतना तो समझ में आना चाहिए कि सवाल में दिया रहेगा, तब तो इसको डिकोड करेंगे आपकी, नहीं सवाल खुद ही वहां क्रिएट करेंगे और खुद ही डिकोड भी कर लेंगे, तो आपको आईपीएस वाला अपने क्वेश्चन प्रिपरेशन टीम में नहीं रख लेगा, आपको बोलेगा नहीं नहीं साक्षात आप छोड़िए ना, आप क्यों जाएंगे एसबीआई, इधर आइए, आप टीसीएस आयन के अंदर आइए और टीसीएस आयन में आपका स्वागत है। एंड आप हमारी टीम को क्वेश्चन क्रिएट करने में मदद कीजिए। आप, मुझे लगता है कि आप खुद से बॉक्स तैयार कर लेते हैं, खुद से डिकोड कर पाते हैं, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। तो आपको सेंटर पहुंचने से पहले ऑटो से ही टाप लेंगे वो लोग, जैसे आप एडमिट कार्ड लेके ऑटो से तरफ जा रहे होंगे सेंटर की तरफ, बीच में वो आपको जो है उठा लेंगे, बोलेंगे नहीं आप आईपीएस की तरफ से आइए, इधर चलिए। तो ऐसे थोड़ी होता है मतलब मतलब ये तो दिया रहेगा ना, इतना तो होना चाहिए दिमाग में कि यार हम इसको डिकोड कर रहे हैं अगर, तो हमने थोड़ी, मतलब ये तो सवाल का पार्ट है ना ठीक है चलो, एनीवे जब हम असल काम करते हैं, ये तो हमने बेसिक, चलो जो उसने कहा माहौल हमने सेट कर लिया। अब एक्चुअल डिमांड क्या है, अब उसने हर्डल कहां क्रिएट किया, क्या कंडीशंस दे रखा है, इसे में डिकोड करना है। ठीक है, पढ़ते हैं यहां पर, बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा, बहुत बेहतरीन कहानी है। कह रहा है कि देखो यार, एक चाइल्ड है, अ चाइल्ड हैड अ प्ले बॉक्स विथ अ 3x3 ग्रिड ऑफ 9 नंबर्स। तो अभी आपने देखा, हमने ये 3x3 का ही तो मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स कह लीजिए, इसे ग्रिड कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे पास 3x3 का हमारे पास ग्रिड बन गया, ठीक है ना। तो ईच नंबर वॉज कोडेड विद द नोटेशंस एज गिवन अबव। बोल रहा है कि भाई हर एक नंबर को हमने कोड कर दिया है। वो अलग बात है कि हम इसको देखते ही हमारा बाइनरी कोडिंग वाला आइडिया जाग चुका था, हमने उसको पहले डिकोड कर रख लिया है। वो अब बता रहा है कि ऐसा हमने किया है, हम पहले इसको डिकोड कर चुके हैं, ठीक है। 9 नंबर्स हम निकाल चुके हैं ये वाले। Each row was represented with a number 1 2 3 from bottom to top and the column from represented alphabet ABC। मतलब कॉलम ABC हो गया और रो हमारा 1 2 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भाई उसके बाद लेफ्ट, द चाइल्ड पुश्ड द 9 बटन इन सम रैंडम मैनर, ईच बटन वॉज पुश्ड ओनली वंस। ये 9 बटन प्रेस कर रहा है, उसमें से हर बटन को समझिए एक ही बार प्रेस कर रहा है। वो कह रहा है फर्स्ट बटन जब प्रेस किया तो क्या पाया उसने, ही प्रेस्ड अ बटन फ्रॉम कॉलम बी। फर्स्ट बटन जब वो प्रेस करता है तो ही प्रेस्ड अ बटन फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी से उसने बटन प्रेस किया। दैट मीन उसके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेंगी, 36 54 और 21 की। मतलब फर्स्ट बटन क्या हो सकता है, तुम्हारे पास ब्लैंक स्पेस कहीं है क्या, यही लिखते हैं। फर्स्ट बटन जो होगा, हम यहां फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट
जो बटन होगा उसमें हमारे पास उसके आधार पे 36 हो सकता है, या तो 36 प्राप्त हुआ होगा उसको, या तो 54 हुआ होगा, और या तो क्या हुआ होगा 21 हुआ होगा, बिकॉज वो कॉलम बी का नंबर निकाल रहा है वो, मतलब उसको प्रेस किया उसने। ठीक है, क्लियर है। ये कोई बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है हर बार, ये लैंग्वेज से फ्रेंडली करना हुआ। एक बच्चे का आ रहा है सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कांट अंडरस्टैंड। अरे दुष्ट, सुनो तो पहले ध्यान से वो क्या बोल रहा है। हम भी कुछ नया नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी पढ़ा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के क्रिएशंस हैं। अब मेंस परीक्षा यही करता है असल तौर पे, इन सब बातों से आपको समझ में आएगा। आपने अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी आपने रिजल्टेंट बेस सीरीज या फिर आपने अगर स्टेप बेस सीरीज पढ़ा था तो उसमें क्या जो प्रेजेंटेशन ही तो था वहां पे, वही फॉलोइंग, वही सारी कंडीशन फॉलोड, वही कहानी थी वहां भी। बेसिक मैथमेटिक्स वहां पे यूज करना था, वैसे यहां भी करना है। प्लीज समझिए ना, बेसिक्स आपका कोर डिमांड क्या है इस सवाल का कि आपको बाइनरी पता होना चाहिए। बाइनरी अगर पता है कॉन्सेप्ट तो उसके बाद तो लैंग्वेज का खेल है सारा जो कह रहा है करते चले जाओ। उसने कहा फर्स्ट बटन जब प्रेस करेंगे तो ही प्रेस्ड अ बटन फ्रॉम कॉलम बी। अब कॉलम बी में तुम्हारे पास 3 बटन होगा, मतलब 3 नंबर हमारे पास हो सकता है, 36, 54 या 21 कुछ होगा, हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिलहाल, तो हम सिर्फ ये लिख के रख सकते हैं। कहां गया, हम ये लिख के रख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बटन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्न वॉज 4। फर्स्ट नंबर वॉज नॉट नेसेसरली ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि भाई जो हमने फर्स्ट बटन जब प्रेस किया था कॉलम बी का, उसमें से बता रहा है सेकंड बटन जब प्रेस करेगा तो क्या मतलब होगा, सेकंड बटन क्या होगा। तो बोलता सेकंड बटन प्रेस करने पे क्या मतलब है, बोलता द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्न वाज 4। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्न में जो बटन हम प्रेस कर रहे हैं उस पर नंबर जो निकल के आएगा उसका डिफरेंस 4 रहेगा। 4 का डिफरेंस कहां क्रिएट हो सकता है, मतलब हमारे पास अभी हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में ये तमाम नंबर्स हमारे पास खुले हैं। बात समझिएगा, बड़ा अच्छा कंडीशन दिया हुआ यार, ओह अमेजिंग। अब आपको दिया क्या देखना पता है, 36 से 4 का डिफरेंस क्रिएट करने वाला कहीं हमारे पास बाकी कहीं नंबर है क्या, तो उस गेम में रहेगा। क्या 54 से 4 का डिफरेंस क्रिएट करने वाला नंबर कहीं पे है क्या, तो वो गेम में रहेगा। फिर आप यह देखेंगे भाई 21 से 4 का डिफरेंस क्रिएट करने वाला नंबर कहीं पे है क्या, तो वो हमारे पास गेम में रहेगा, वो दोनों नंबर चूज हो जाएगा। यहां से ये मसला है। तो हमने कहा देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रेस जब हम बटन 1 प्रेस कर रहे हैं तो 3 संभावनाएं हमारे पास प्रकट हो गई, 36, 54 और 21। लेकिन अब वो क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में कि सेकंड बटन के समय कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्न। फर्स्ट टर्न कौन सा, मतलब फर्स्ट बटन, और सेकंड टर्न कौन सा, सेकंड बटन। बोलता है जब फर्स्ट बटन में जो भी हम नंबर प्राप्त किए होंगे और सेकंड बटन जब प्रेस कर रहे हैं हम, उस वक्त जो सेकंड टर्न हमारा है उसमें जो नंबर प्राप्त कर रहे हैं उसका डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या हो सकता है भाई, हमने कहा यार वैसे कुछ खास क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, फर्स्ट टर्न में 21 अगर लेके चलते हैं तो हमारे सेकंड टर्म में 25 हो सकता है। अगर हम यहां, बिकॉज आप नंबर्स को देखिए एक बार ध्यान से, आपके पास जो नंबर्स यहां पर हैं इनमें से 4 का डिफरेंस या तो 4 प्लस कीजिए या 4 माइनस कीजिए, या तो 40 हमारे पास यहां होना चाहिए या तो 32 कहीं है क्या, नहीं। तो ये नंबर हमारा गेम से हो गया बाहर। फर्स्ट टर्म में 36 लिया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। 54 में +4 58 कहीं है क्या, नहीं। 54 में -4 50 कहीं है क्या, तो नहीं। तो ये भी हमारा गेम से बाहर। हम कहां पहुंचेंगे, 21 के पास, क्योंकि फर्स्ट टर्न में हमने 21 किया था, ठीक है ना। 21 के साथ हमारे पास क्या हो सकता है, 21 के साथ हमारे पास सेकंड टर्न में नंबर जो हो सकते हैं यूज में वो आ सकते हैं। 21 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 25 का इस्तेमाल हो सकता है यहां पर, और या तो 21 में अगर 4 घटाते हैं तो 17 का भी इस्तेमाल हो सकता है। दैट मींस की फर्स्ट बटन जो है उसमें तो कंफर्म है कि 21 का वहां यूज किया गया, वहां से 21 प्राप्त हुआ। दैट मींस 21 इज ओवर फॉर द होल सिचुएशन। आने वाले सिचुएशन में 21 अब खत्म हो चुका मार्केट से, बिकॉज वो फर्स्ट बटन हमारा 21 प्राप्त हो चुका है। लेकिन सेकंड बटन के तौर पे अभी भी फाइट है, या तो 25 होगा या तो 17 होगा। अभी जिद नहीं करना है, ठीक है, ठीक है ना, अभी हमें जिद नहीं करना है। तो अभी सेकंड बटन के लिए उसने कोई भी रो या कॉलम टर्म का जुगाड़ नहीं किया था, नहीं इंस्ट्रक्शन दिया आपको, उसने खुला छोड़ दिया आपको कि इसके साथ इन नंबर्स के साथ बी कॉलम बोला था उसने, लेकिन सेकंड वाले टर्न में कहीं नंबर किस कॉलम का होगा या रो का होगा उससे बांधा नहीं गया आपको। इन नंबर्स को बोल दिया गया कि भाई टर्न 1 में जो भी हम नंबर इस्तेमाल करने वाले हैं और टर्न 2 में हम जो भी नंबर इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हमारा जो डिफरेंस रहना चाहिए 4 का रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन नंबर्स में हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि या तो 36 होगा या 54 होगा या 21 होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक ही नंबर इस्तेमाल हो रहा होगा, 3 में से कोई एक। तो हम 36 के हिसाब से बाकी नंबर्स का डिफरेंस निकालना शुरू कर दिए, तो नहीं मिला अपने को कुछ। फिर 54 से निकाले 4 का डिफरेंस, या 4 चाहे प्लस या माइनस करके नहीं मिला। 21 से टकरा गया, एक 17 भी मिला अपने को और एक 25 भी मिला, जहां पे 4 का ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसलिए बटन 2 में हमारे पास जो होगा वो
17 या 25 कुछ हो सकता है। उसने ये भी नहीं कहा है कि आपका जो नंबर होगा वो स्मॉलर कौन सा होगा, बिगर कौन सा होगा। डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं क्रिएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हम लोग, चाहे कोई भी बड़ा छोटा हो, मतलब इन द सेंस डिफरेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। थर्ड बटन पे चलें क्या? कहता है कि देखो जब बच्चे ने थर्ड बटन दबाया तो क्या प्राप्त किया था। थर्ड बटन वाज इन द सेम रो एज द बटन ही प्रेस्ड इन द सेकंड टर्न। ओहो, there was one button between two buttons। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कंडीशन है। बोलता है भाई सेकंड टर्न में जो भी बटन दबाया था बच्चे ने ना, उसी रो में, उसी सेम रो में आपका थर्ड बटन मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और बात ख्याल रखिएगा कि वो जो सेकंड टर्न में जो भी नंबर उठाएगा वो, चाहे वो हमारे पास क्या है, या तो 25 या 17 है, उसमें और जो हमारा थर्ड बटन होगा उसमें हमारे पास बीच में एक बटन रहेगा। उसने लास्ट में क्या बोला, देयर वॉज वन बटन बिटवीन द टू बटन्स, मतलब एक बटन रहेगा किस दोनों के बीच में, सेकंड और थर्ड के मध्य में। तो हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। थर्ड कंडीशन बहुत अच्छा कंडीशन यहां फिर से नजर आया। तो हमारे पास 25 कहां पे है, 25 और 39 के मध्य में हमारे पास थर्ड। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 21 तो खत्म हो चुका है। समझिएगा बात को ध्यान से भाई। अगर हम बोल रहे हैं सेकंड और थर्ड के मध्य में, सेकंड बटन जो भी आप चूज करने वाले हो और जो थर्ड बटन रहेगा, ये पहली बात तो ये सेम रो में रहेगा और इसके मध्य में एक बटन रहेगा, एक बटन रहने वाला है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, 25 अगर उठाते हो आप, मान लो, या तो हमारे पास सेकंड में क्या होने वाला है, तो 25 या 17, अगर 25 पिक करते हो आप, तो हमारे पास थर्ड बटन क्या रहेगा, 39 हो सकता है। ऑफ कोर्स थर्ड में हमारे पास 39 हो सकता है भाई, तो थर्ड को हम पहले 39 रख देते हैं, 39 हो सकता है। और अगर आप 17 चूज कर रहे हो तो 27 हो सकता है, क्योंकि भाई बीच में एक बटन है हमारे पास, तो 27 यहां पर रख दिया हमने, 17 के हिसाब से 27 हो सकता है। अभी भी हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड बटन के तौर पे हमारे पास दोनों संभावनाएं एक्टिव हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हमारे पास थर्ड, मतलब यहां पे हमारे पास जो कहानी है थर्ड बटन, उसके में भी हमारे पास कहानी भी बन रही है। और वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया सिचुएशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। बस एक ही यहां पर चीज ध्यान रखना है, क्या 21 हमने खर्च नहीं कर रखा है क्या? क्या 21 के खर्च होने की बात हमें बतानी चाहिए इनको? नहीं, बटन तो है वहां पर ना। नहीं समझ आया, फिर से एक बार। अरे बटन तो वहीं रहेगा, उखाड़ के थोड़ी लेके चला जाएगा यार। देखो मैं एक बहुत साफ साफ बता रहा हूं आपको कहानी, बटन कोई उखाड़ के लेके जा नहीं रहा है, वो तुम्हारी तरह बदमाश नहीं है कि बटन 21 हमको मिल गया फर्स्ट टर्न में, आओ बटन 21 चलो हमारे साथ चलो, ऐसा थोड़ी हो रहा है। बटन 1 में जो हमारे पास फर्स्ट प्रेस हुआ था उसमें 21 वहीं पड़ा हुआ है बेचारा, ठीक है ना। मैं आपको थर्ड कंडीशन वापस समझाता हूं। जब यहां पे सेकंड कंडीशन में पॉसिबिलिटी है 25 या 17 की, जब हम क्लियर नहीं है, दो पॉसिबल सिचुएशन है। सिर्फ फर्स्ट बटन हमारा कंफर्म हुआ है 21, सेकंड बटन में 25 या 17 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इसका डिफरेंस भी 4 है, इसका डिफरेंस भी 4 है, ठीक है। अब उसने थर्ड कंडीशन क्या कहा है वापस सुनिएगा। उसने बोला द थर्ड बटन वॉज इन द सेम रो एज द बटन ही प्रेस्ड इन सेकंड टर्न। यहीं रुक जाइए, आगे बोलिए तुम जाओ तेल लेने, हटाओ, पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहां तक समझ में आएगा। अगर एक बार भी आप बोले ना समझ नहीं आया, दांत तोड़ देंगे, सीधा रुक जाओ यहां पे प्लीज। मैं बोल रहा हूं बार बार कि अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, खर्च करो यार, कहां बचा के ले जाओगे? ना है दहेज देना है ना दहेज लेना है, उसमें दिमाग वैसे भी काम नहीं करेगा। तो यहां सुनो ध्यान से, सेविंग अकाउंट में दिमाग रखा नहीं जा सकता है, जहां जितना सेविंग अकाउंट में रखोगे दिमाग को जंग लग जाएगा। सुनो यहां पे ध्यान से, उसने कहा थर्ड बटन वॉज इन द सेम रो एज द बटन ही प्रेस्ड इन सेकेंड रो। अब जब सेकेंड रो की ही संभावना में है, जब सेकेंड रो खुद ही संभावना में विचार पड़ा हुआ है, कौन संभावना पड़ा हुआ? सेकेंड रो। सेकेंड रो में हमारे पास जो सेकेंड बटन जो हमारे पास था वो भी या तो 25 हो सकता है या 17 हो सकता है। अगर 25 लिया हमने तो बोलता है 25 और जो हमारा थर्ड बटन होगा उसमें डिफरेंस, उसके बीच में एक बटन होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर सेम रो में होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा भाई सेम रो में अगर होगा तो 25 या तो 21 होगा या तो 39, लेकिन उसने कहा नहीं एक बीच में बटन होना चाहिए। तब कंफर्म हो गया अगर 25 हमारे पास सेकंड टर्न में होगा तो थर्ड टर्न में 39 होगा, और अगर हम सेकंड टर्न में लेते हैं 17 को तो हमारे पास थर्ड टर्न में हो जाएगा 27, बिकॉज उनके बीच में एक बटन भी पाया जा रहा है दोनों कंडीशन में। तो हमने अगर 25 लिया तो 39 होगा, 17 लिया तो 27 होगा। अभी तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? या तो देखो मैं बहुत ही बउआ सवाल कराना शुरू कर दूंगा यार, बात समझो यार,
इतना दिमाग लगाने आना चाहिए यार। दीज आर लाइक, ठीक है ना, बहुत कठिन बात नहीं कर रहे हैं हम। आप कुछ बातें कही जा रही हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इतना दिमाग तो लगाना ही चाहिए यार। देखो मुझे बिल्कुल आसान सवाल कराने में तो मुझे और ज्यादा, मेरे लिए क्या है, मुझे कम स्ट्रेस होगा, मुझे कम चिल्लाना पड़ेगा, मुझे कम समझाना पड़ेगा। तो मुझे तो अपनी टीम को बस बोलना है कि काम करो टीम, लेवल नीचे कर दो, तो टीम लेवल नीचे कर देगी। मैं अगर उनको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि यार थोड़ा सा, एक जैसे मैंने बाइनरी कोडिंग समझा दिया, तो बाइनरी कोडिंग से वो क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं मैंने कल जनरल क्वेश्चन भी करा दिया था उसका। तो या तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, हो गया बाइनरी समझ में आ गया बच्चों, ठीक है टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वेराइटी है ना, नेक्स्ट कोडिंग, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या तो वो कर रहे होते। इस तरह के सवाल में पहले ही बोल दिया कि ये सवाल एसबीआई पीओ मेंस लेवल का है, आईपीएस पीओ मेंस लेवल का है, या तो आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 का लेवल का सवाल है। जब आप किसी भी सेशन के नीचे में मोटिवेट होकर लिखते हैं कि आई विल बी एसबीआई पीओ 2026, तो वैसी क्षमता, वैसी पेशेंस भी रखिए डिस्कशन के वक्त एटलीस्ट। अभी तुरंत आप परीक्षा में नहीं बैठे हुए हैं कि हाँ बड़दबड़ हो रहे हैं, रुक जाइए, रिलैक्स। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं यार, आप सभी पॉजिटिव थॉट वाले स्टूडेंट हैं। अभी हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं आपसे, अभी तो हम सिर्फ किस रो में क्या नंबर निकालना है, नंबर निकालते जा रहे हैं। रो सेकंड बटन जो हमारा होगा या तो 25 होगा या तो 17 होगा। अगर 25 हुआ तो 39 हमारा थर्ड कंडीशन में थर्ड बटन आएगा, और अगर 17 लिया तो 27 होगा। यही बात है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 25 लिया तो 39 27 कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अभी हमारे पास आगे चल के हो सकता है इसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी कट जाए। अभी हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं एकदम साथ में। अब हम चलते हैं फोर्थ बटन की तरफ। चौथा बटन क्या हो सकता है, पढ़ते हैं ना, कितने बटन है देख लेते हैं। बटन कितना है भाई, 9 बटन है, बताइए। रिलैक्स, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ बटन क्या डिमांड करता है? फोर्थ बटन कह रहा है कि ही प्रेस्ड द नेक्स्ट लार्जर नंबर देन दैट प्रेस्ड इन थर्ड टर्न। देखो हर एक टर्न, अगला टर्न जो है पिछले टर्न से कनेक्टेड है। बोलता है भाई थर्ड टर्न में जो भी उसने बटन नंबर चूज किया है, उसका नेक्स्ट लार्जर नंबर उठा लेना है आपको फोर्थ नंबर के तौर पे। कितना आसान काम है। नेक्स्ट लार्जर नंबर की कहां पर, फोर्थ बटन जो होगा, फोर्थ नंबर जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट लार्जर नंबर देन दैट ही प्रेस्ड इन द थर्ड टर्न। अब थर्ड टर्न में हमारे पास क्या है देखते हैं, सॉरी, थर्ड टर्न में हमारे पास 39 है। 39 से बड़ा कौन है यहाँ पर? 39 से बड़ा है 54, एक ही नंबर है उससे बड़ा। तो दैट मींस हम अगर फोर्थ टर्न में अगर 39 रहा तो यहाँ 54 हो जाएगा, और अगर 27 रहा तो इससे नेक्स्ट कौन है बड़ा? 36 है। 27 से बड़ा है ही कौन? 36 है। तो 36 है, उसका नेक्स्ट लार्जर नंबर यही है। तो अगर 39 रहा तो 54, 27 रहा तो 36। चल रहे हैं आराम से कहानी, रिलैक्स। फालतू में आप बवाल बना देते हैं। शुरुआत में वही एक दो कंडीशन ठीक ठाक था, आगे बढ़िए। अभी पांचवा बटन कह रहा है कि ही प्रेस्ड द बटन दैट वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बटन ही प्रेस्ड इन द फर्स्ट टर्न। बहुत बढ़िया। बोलता है भैया बटन पांचवा जो होगा कौन सा होगा? बोलता है ही प्रेस्ड द बटन that was to the immediate left of the button he pressed in the first turn। अब फर्स्ट टर्न में जो भी बटन हमारे पास था, बार बार पीछे क्यों चला जा रहा हूं, हाँ, फर्स्ट टर्न में हमारे पास क्या है 21, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भैया? तो 25 है। मतलब कि 25 कहां होगा? तो फिफ्थ होगा बटन। अब देखिए कहानी ढह गई आपकी। जब फिफ्थ में हम यहाँ 25 प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये तमाम गेम जो है गेम से बाहर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से चीजें क्लियर हुई, ये पूरी संभावनाएं खत्म हो गई, ये सब गया तेल लेने। इसका मतलब साफ है कि अब सेकंड टर्न में जो नंबर, ये देखिए ना आपका अगला, ये यहाँ जब 25 सिक्योर हो गया तो अब यहाँ भी 25 तो हो नहीं सकता। हर एक स्टेप में अलग अलग नंबर उसने क्या रखा था पहले ही। इसका मतलब हमारे पास कंफर्मेशन है अब कि फर्स्ट टर्न में 21, सेकंड टर्न में 17, थर्ड टर्न में 27, फोर्थ टर्न में 36 और फिफ्थ टर्न में 25। ये हमारा उत्तर है। चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है, ओके ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं भाई, रिलैक्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगा रहे हैं हम लोग। हम आगे बढ़ते हैं और हम वापस रिपीट भी कर देंगे, पहले आप सुनिए, यहाँ जहां तक समझ में आ रहा है उतना तो समझ लीजिए पहले आप। हम चलते हैं सिक्स्थ टर्न के पास। सिक्स्थ क्या डिमांड कर रहा है? जो कह रहा है बस वही करते जा रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ कह रहा है ही प्रेस्ड द बटन दैट वाज इमीडिएटली अबव द बटन प्रेस्ड इन द फिफ्थ टर्न। सब पिछले टर्म एक दूसरे पिछले टर्म को उठा के कनेक्ट कर दे रहा है उससे। बोलता है ही प्रेस्ड द बटन दैट वाज इमीडिएटली अबव, ठीक ऊपर किसके? द बटन प्रेस्ड इन फिफ्थ टर्न। फिफ्थ टर्न के जस्ट ऊपर वाला बटन को उठा लीजिए आप यहां से। फिफ्थ टर्न में हमारे पास कौन सा बटन है? तो 25, 25 के जस्ट ऊपर कौन है? 14। मतलब हमारे पास सिक्स्थ में जो आएगा वो 14 आएगा। इतना आसान काम दे रहा है वो लोग, तुम भी परेशान हो जाते हो फिर भी। सेवेंथ, he pressed one of the buttons from row 2।
रो 2 से कोई एक बटन चूज करना है, किसके लिए? 7th के लिए। 7th हमारा बटन जो होगा, रो 2 से कोई एक बटन होगा। रो 2 हमारे पास कौन है? ये है। इसमें से हमने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया है? हमने अभी इसमें 14 इस्तेमाल किया है। 54 और 15 में से कुछ भी इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया। दैट मीन्स कि हम जब 7th बटन लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास रो 2 में से बोला कोई एक रहेगा। भाई तो 14 खर्च हो गया, लेकिन 54 15 में से कुछ भी हो सकता है, तो हम बिना दिमाग लगाए पहले यहाँ पे 54 और 15 करेंगे। हम जिद पे जब आते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, हमें इसी वक्त, उसने चाहे कुछ भी बोला हो कि भाई 7th में रो 2 से कोई एक नंबर रहेगा, मुझे इसी वक्त कोई मंत्र फूंक के यहां से क्लियर कर लेना चाहिए कि 54 होगा कि 15। अरे भाई ऐसे दुस्साहस क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, हमें भी नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता, आप लिखो ना। आप ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? या तो 54 होगा या तो 15 होगा। अभी फिलहाल हम यही कर सकते हैं, तो इतना ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, उससे बात क्लियर हो जाएगा। आगे कहता है 8th बटन, ही प्रेस्ड अ नंबर डिविजिबल बाय 9। 8 बटन के तौर पे हमें ऐसे नंबर को पिक करना है जो 9 से डिविजिबल हो। अब चूंकि इस वक्त तक जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक 6 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए हैं, हमारे पास पूरे नंबर कितने हैं? 9 हैं। तुम्हारे पास या तो 8th हमारे पास पता करना है और 9th पता करना है। मतलब कि इस चुनाव के बाद, मतलब समझिए तुम्हारे पास अभी यहाँ इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 नंबर बचे हुए हैं, और 8वें स्टेप का डिमांड जो है, 8वें जो हमारे पास टर्न है, उसमें वो एक 9 से डिविजिबल नंबर का जुगाड़ करना चाहता है। तो हमने कहा भाई फिर तो हमें यहाँ पर 1 2 और एक नंबर और बचा होगा। 27 हमने खर्च कर लिया, हाँ कर लिया। 36 हमने खर्च कर लिया, तो 36 खर्च कर लिया। 17 खर्च कर लिया, तो कर लिया। रो 3 हमारा समाप्त हो चुका है। रो 2 में आते हैं तो 14 हमने खर्च कर लिया, 54 15 यहीं बैठा हुआ है। रो 1 के हमने 25 को खर्च कर लिया है और हमने 21 को खर्च कर लिया, मतलब बचा के हमारे पास 39। तुम्हारे पास बचा हुआ शेष नंबर जो है 54 15 39, इसमें से 9 से डिविजिबल कौन है? तो हमने कहा 9 छक 54, दैट मींस कि 54। अब जब उसको हमारे पास बचे हुए 3 संख्या 54 15 और 39 में से एक नंबर चूज करना है जो 9 से डिविजिबल हो, तो जाहिर सी बात है एक ही नंबर डिविजिबल है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे 7वें टर्न में 54 या 15 होगा, लेकिन जब 8वें टर्न में 54 कंफर्म हो जाता है कि और कोई रास्ता तो है नहीं, 8वें में 54 चूज हो जाएगा। जब यहाँ 54 कंफर्म एक ही इकलौता नंबर है, तो 54 यहाँ जाएगा तेल लेने, और 7वें का 15 कंफर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब 9वें के लिए में कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर 39 आ जाना चाहिए और तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। फिर भी हम 9th वाला पढ़ लेते हैं। द बटन प्रेस डिड नॉट हैव अ प्राइम नंबर। वो ऐसे ही बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये फालतू दिमाग लगा रहे हो, बचा हुआ उसके पास रहेगा। सारे के सारे 9 नंबर को हमें किस तरीके से पिक करना है उस मैट्रिक्स में से या फिर इस ग्रिड में से, बस इसके बारे में कुछ कुछ 2 लाइन लिख दिया गया था। इसके लिए आप परेशान हो रहे थे। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, पेशेंस रखिए, थोड़ा सुनते रहिए लास्ट तक मुझे। आप हर स्टेप के बाद जज मत कीजिए कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बहुत कठिन काम था क्या, लेकिन मैं फिर भी क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल आफ्टर डिस्कशन ऑल्सो, अब आपको आसान लग भी रहा होगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल IPS PO मेंस, SBI PO मेंस, RBI ग्रेड बी का फेज 1 सिर्फ ऐसी परीक्षाओं के लिए है। क्योंकि जब बच्चा ना इस तरह का सवाल देखता है ना, ऐसे ऐसे सवाल जब देखेगा, ए भाई नहीं लग रहा है तुमको कि बड़ी खतरनाक सवाल पूछ दिया SBI PO मेंस? पागल हो गया है भाई, लोग क्या चाहता है कि हमको एकदम सीधा रॉ में भेज देगा क्या? ऐसा कोडिंग तो रॉ वाला ही करता होगा यार, हैं? पागल समझ लिया SBI में काम करना है कि रॉ में काम करना है? स्किप। तो ये चीजें हैं, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लिटरली विल मेक योर माइंड शार्प। कहानी इसमें यही थी, बस शार्पनेस तैयार करेगा। आप बने रहिए, बस सीखते रहिए, सब सीखने की ललक होनी चाहिए, आप समझ लेंगे। ये सवाल आपके अगर IPS PO मेंस पूछेगा, तो अगर मान लो कि ये सवाल इसमें 3 सवाल पूछता है वो लोग, तो इसको 2 मार्क्स कैटेगरी में डाल देगा और वहां पे 6 नंबर आप 3 सवाल सॉल्व करके निकाल लेंगे मजाक मजाक में। और IPS PO मेंस जैसे परीक्षाओं में 6 नंबर के आसपास पूरे 60 नंबर या 50 नंबर का कट ऑफ हुआ करता है रीजनिंग का। जी, UR के लिए बोल रहा हूं, उसमें भी UR के लिए, जो आप शायद एक सवाल से प्राप्त कर चुके होंगे। बाकी इस तरह से और 5 बार ऐसा 5 इस तरह का सवाल सॉल्व कर लीजिए पूरे रीजनिंग के सेट में से, ऐसे 5 सवाल उड़ा दीजिए, पूरा सिलेक्शन में ही आप टॉपर स्कोर कैरी कर रहे होंगे। बस वही बात है, ये पता नहीं होता लोगों को तो बहुत कुछ करना पड़ता होगा। 6 5 30 बोल रहा हूं मैं। 30 नंबर समझते हैं IPS PO मेंस में क्या होता है। अगर पेपर अपने रवानी पे अपने लेवल पे रहे तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। IPS PO मेंस और SBI PO मेंस में रीजनिंग में मैं तो इतना बोलता हूँ बच्चों से कि भाई आप 20 क्रॉस कर जाना। अगर पेपर अपने अब आसान दे दिया तब तो आप मुझसे क्या पूछोगे, खुद ही रौंद किया होगे। लेकिन अगर SBI PO मेंस और IPS PO मेंस में अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप 20 नंबर क्रॉस नंबर विड्रॉइंग मार्क्स आपके काट पीट के आप अगर ये सोच पा रहे हैं कि मेरे 25 नंबर आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं आप।
ऑफ कोर्स आरबीआई ग्रिड बी के लिए बोल तो रहा हूं मैं, बार बार कितने बार रिपीट करूं, आरबीआई ग्रिड बी फेज 1 के लिए बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है, 100% रिलेटेबल क्वेश्चन फॉर ऑल दिस 3 एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। ठीक है, ओके चले। सर मेरा टारगेट एसबीआई क्लर्क है। ठीक है, तो अरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि अगर एसबीआई क्लर्क टारगेट है तो ये सवाल, सिर्फ सवाल का उत्तर ढूंढना हमारा कर्तव्य थोड़ी है, हमें इसको विकसित करना भी हमारा उद्देश्य है ना। ये इसके डिस्कशन को समझना आपका सिर्फ इस सवाल को उत्तर निकालना या समझना नहीं है, ये आपको एक टेंडेंसी क्रिएट करेगा, आपके दिमाग को ना वो ट्रेन करेगा कि आप थॉट्स जनरेट कर सकें, ऐसे सोच सकें और भी। ठीक है, आगे बढ़ें प्लीज। अब इस पे आधारित सवाल जो पूछे जाएंगे आपको, वो सवाल बड़े, अब जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं भाई, हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मैं दोनों इतने बड़े बड़े भाषाओं को मैं दोनों भाषा में एक साथ रख नहीं सकता, इसी में नहीं रखा था। अब वो जो भी सवाल पूछेगा वो आपके लिए बड़ा आसान सा रहेगा, उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न डिड ही प्रेस द हाईएस्ट नंबर, किस टर्न में उसने हाईएस्ट नंबर प्रेस किया था, तो यहां आ जाइए। हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन था इसमें से, तो 54। ये किस टर्न में उसने 54 प्रेस किया हाईएस्ट नंबर को, 8th टर्न में, तो यहाँ पे आइए और 8th टर्न जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गया बवाल, ये कोई सवाल है। उसके बाद सवाल तो बड़े आसान होते हैं, फिर कुछ नहीं बचा आपका। बताओ कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स प्रेस्ड इन द लास्ट 2 टर्न्स, तो भैया 54 और 39 का डिफरेंस देख लीजिए आप, 15 हो जाना चाहिए, 15 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। 54 और 39 तो था 8वां 9वां में, तो 39 का मतलब 40 सोच लीजिए, 40 और 54 14 हो गया, 39 मतलब 4 एक नंबर वहां पे, मतलब 15 हो गया, खत्म। उसका डिपेंडेंट क्वेश्चन की कहानी बहुत ही आसान होती है, उसका कुछ नहीं होता। फिर मेन होता है कि आप जो दिया हुआ पैसेज है उसको कितना शार्पली आप डिकोड करते हैं, उसको डिकोड कर लिए, उसको उसके थॉट प्रोसेस आपके पास है, तो फिर कहानी क्लियर है। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्टिल अभी भी इश्यू होगी मैं समझने में कि सर मेरा ये वाला जो बटन था वो मेरा बटन सर मिस हो गया हमसे, या फिर नहीं समझ में आया, तो उस बटन की चर्चा आप वापस सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहीं पे अटके रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लीज। सोचिए 1 घंटे के तकरीबन हो चुका है, हम सिर्फ एक सवाल डिस्कस किए हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस। लेकिन ठीक है, मुझे इसमें कोई संख्या, सवालों की संख्या पे कहानी नहीं है, यहाँ पे सवालों की इंटेंसिटी पे कहानी है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सवाल पूरा करने नहीं आते हम लोग यहाँ पे कि हाँ आओ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा करा दिए, लेकिन सवाल सब बहुआ सवाल करा दिया आपको, एकदम बेसिक, कोई मतलब नहीं उस चीज का। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ कोडिंग पे चलते हैं, न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं इसे। ये मुझे बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ें, इसको दिल पे ना लें इस वैरायटी को। आप बोलेंगे सर कैसे, क्या समझाते हैं सर आप भी यार, आप बोलते हैं एक तरफ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे, अपने दिमाग को विकसित करो, आगे बढ़ो, मतलब ये कर दो, आग लगा दो, ऐसे समझाते हैं। एक तरफ आप सवाल टॉपिक शुरू करने से पहले बोले इसको दिल पे ना लें। आप बड़े घटिया टाइप के टीचर है सर आप, तो एकदम अजीब सी बातें करते हो आप। तो मैं ये बातें हवाओं में नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ये टॉपिक, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इसको दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, बिकॉज़ इसमें दिल काम करेगा ही नहीं आपका। दिल पे नहीं लेने का मतलब होता है भावनाओं में मत बहिएगा इसको लेके, इस टॉपिक को लेके इमोशन में नहीं आइएगा, ईगो पे मत लीजिएगा, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके सवाल के क्रिएशन में कोई लिमिटलेस लॉजिक है एक्चुअली में। तो अगर परीक्षाओं में या फिर मॉक के दौरान या फिर प्रैक्टिस के दौरान आपसे सवाल डिकोड नहीं हो रहा हो, तो आप चुपचाप मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा, या इसको आसान भाषा में स्किप कहते हैं, और निकल लीजिएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के दौरान एक काम कर सकते हैं आप कि डिफरेंट लॉजिक से आप उसको कुछ नहीं समझ में आया तो आंसर चेक कीजिए, उसका आंसर क्या है, क्या लॉजिक बताया जा रहा है। उन मल्टीपल लॉजिक्स को, जितना लॉजिक आप दिमाग में फिट कर सकते हैं ना, उतना लॉजिक दिमाग में फिट कीजिएगा, कि वो लॉजिक्स वहां पे अगर आप जब चेक करने जाए तो वो लॉजिक आपको दिमाग में रहे और वो बैक सपोर्ट कर रहे हो, उससे डिकोडिंग होगी यहाँ पे। तो ये असल तौर पे थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का एक नया तो नहीं रहा अब, ये बहुत 5 साल से पूछा जा रहा है ये चीज, 5-6 साल से, 2020-21 से पूछा जा रहा है ये चीज, लेकिन ये दिखने में चाइनीज कोडिंग की तरह रहेगा। देखिए ऐसा सवाल दिखने में कैसा लग रहा है, चाइनीज कोडिंग, सेम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ठीक है, लग रहा है चाइनीज कोडिंग करने वाले हम लोग, लेकिन दिस इज नॉट चाइनीज कोडिंग, दिस इज द डेवलप्ड वर्जन ऑफ चाइनीज कोडिंग। दिस इज द डेवलप्ड वर्जन ऑफ चाइनीज कोडिंग। क्या है ये? तो चाइनीज कोडिंग में क्या था हमारे पास,
मान लो 4 सेंटेंस है, इस तरीके से चारों सेंटेंस में 4-4 शब्द रखे गए हैं, चारों सेंटेंस में 4-4 शब्द रखे गए हैं, इसके यहां पर फिर कोड भी लिखे गए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कोड लिखे जाते थे। बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, कुछ समझ लीजिएगा। मैं डिफरेंस पहले समझा रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हो गया सेंटेंस एंड देयर रेस्पेक्टिव कोड्स। लेकिन बेसिक लॉजिक क्या था हमारे चाइनीज कोडिंग का कि साहब ये शब्द जो यहां पर है ना, ये शब्द एक बार और आपको यहां दिखाई देगा चाइनीज कोडिंग में, तो यहां कॉमन पाया गया, तो यहां भी एक कोड कहीं पे, इसमें ऐसा नहीं ये पहला है तो पहला होगा, मतलब 2 कोड यहां भी कहीं ऐसे कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ढूंढ के उत्तर निकाल लेते हैं चाइनीज कोडिंग में, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द चाइनीज कोडिंग, राइट? बट व्हाट विल हैपन हियर इन द न्यू पैटर्न कोडिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यहां पे हर एक, पहली बात तो इन 16 शब्दों में से एक भी शब्द कॉमन नहीं होंगे, ठीक है ना? एक भी वर्ड कॉमन होगा ही नहीं यहां पे। कहां पे? यहां पे। किसमें? न्यू पैटर्न कोडिंग में। दैट मींस यू कैन से चाइनीज कोडिंग का न्यू वर्जन जो आपको दिख रहा है, जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो दर्दनाक वर्जन है, जो खतरनाक खूंखार वर्जन है, उसमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं नजर आएगा आपको यहां पर, ठीक है ना? नो वर्ड यू विल फाइंड हियर कॉमन। तो आपको कॉमन फाइंड करके आपको नहीं निकालना है वहां पे। ये 16 शब्द होंगे और यहां पे 16 उसके कोड होंगे, हर एक वर्ड यूनिक होगा, हर एक कोड यूनिक होगा। आपको करना क्या है, किसी भी 1-2 शब्द का भी अगर लॉजिक ढूंढ लिया आपने, पूरा सवाल ध्वस्त है। कुछ ऐसा है कि आपने पूरा ऐसा बिल्डिंग है, उसमें से एक ईंट खिसकाया आपने, पूरा ईंट ढह गया, पूरा बिल्डिंग ढह गया। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हर वर्ड का कोड निकालना पड़ता है। पूरे जैसे चाइनीज कोडिंग में क्या है भाई, 5 सवाल पूछा तो 5 का आपके पास अलग अलग बार सोचना पड़ेगा। यहां पर एक बार लॉजिक क्रैक कर दिया कि इस लॉजिक से ये शब्द को डिकोड कर रहे हैं, तो पूरा सवाल खत्म हो गया। क्रैक वही चीज है कि वो क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, किस तरह से वो कोडिंग के लिए क्या यूज करते हैं वो लोग, उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो असल तौर पे जब वो कोडिंग के लिए बात करना शुरू करते हैं, रुकिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा थोड़ा सा, यही समझा जाते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस चाहिए होगा, सॉरी। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, तो एक बहुत ही, ऐसे तो कोडिंग वो कैसे भी कर सकते हैं, बट कोडिंग में वो लोग क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। मोस्टली 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक होगा आपका कि जैसे कोई भी वर्ड है, मान लो लिखा हुआ है चैंपियन, चैंपियंस, इसको कोड कर दिया उन्होंने। कैसे कोड कर दिया? इसको कोड कर दिया ऐसा कुछ। हम लोग सर पागल हैं क्या ये लोग? और मान लो कि हमने आपको एक वर्ड दिया, अभी तो आप हो सकता है कुछ ऐसे लॉजिक, हम एक और वर्ड दे देते हैं, तो आपको अब दोनों का सेम लॉजिक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि इसके लिए लॉजिक अलग रहेगा, इसके लिए लॉजिक अलग, ऐसे कुछ नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा ना? मैं समझाता हूं क्या मसला है। देखो भाई, चाइनीज कोडिंग बहुत ही मासूम चीज है, आपको समझ में आएगा। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, कोड करने के लिए यहां पे इस पैटर्न के सवालों को कोडिंग करने के लिए वो लेटर्स
सिंबल्स और नंबर्स, इन तीनों का में से तीनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इनमें से दो ही चीज का इस्तेमाल करें, किसी भी दो का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी तीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा भी होता है। या फिर तीन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब दो बार लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार सिंबल इस्तेमाल, मतलब तीन चीजों का, मतलब किसी भी वर्ड को वो तीन एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दो लेटर एक सिंबल डाल दिया, या दो बार नंबर इस्तेमाल कर दिया, एक बार सिंबल इस्तेमाल कर दिया, या होता है कि दो नंबर एक लेटर का इस्तेमाल कर दिया, फिर तीनों हमारे पास ये तीनों एलिमेंट का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, जैसे हमने अभी फिलहाल कर दिया है। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या दिमाग लगाना है, कैसे होता है ये चीज। तो यहाँ पे सारा खेल वही प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स, बैकवर्ड रैंक ऑफ लेटर्स, या किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है, मतलब आपका वहां पे लेकिन क्लिक करना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे सोचना, कैसे थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए डिकोड करते समय। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी लॉजिक हो सकता है, क्योंकि सच में कुछ भी हो सकता है, कोई माई बाप तो है नहीं इसका, लेकिन फिर भी हमें अगर पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमें पढ़ना चाहिए ऐसे कि भाई हमने कुछ भी फिर भी बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच जितना हो सकता, जिस हद तक हम लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उस लॉजिक को पहले अपने पास लिख के रखते हैं, सीखते हैं और बाकी बात करते हैं आगे। तो यहां पर क्या किया गया है, जैसे चैंपियंस वर्ड है आपके पास, तो उसने क्या किया, लेटर का कोई लॉजिक होगा, सिंबल का अपना लॉजिक होगा, और नंबर के यहां रखे जाने का अपना लॉजिक होगा। तो लेटर का लॉजिक क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर आप बकलोल है सर, साफ दिख रहा है यहां पर एम यहीं बैठा हुआ है, और ये रहा सर एम, खत्म। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बात है सर, एम यहां पर चौथा लेटर एम, यहां चौथा लेटर एम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। एस का सर प्लेस वैल्यू 19 हो गया सर, मजा आ गया, वाह इतना आसान काम है सर। आप ही बकलोल है, हम लोग बहुत समझदार है सर, आपको ऐसे फील आ रही होगी। मैं इसीलिए क्या कर दिया, मैंने इसके लिए एक और शब्द दिया आपको, तो आप एक बार मान लो लॉजिक निकाला, तो लॉजिक क्रॉस चेक भी तो करोगे, तो लॉजिक क्रॉस चेक यहां से करोगे अब आप, सिंपल है। तो आपके पास यहां पर देखने के बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे लेटर और नंबर का लॉजिक तो फटाक से ढूंढ लेंगे आप। तो यहाँ पर हर एक जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, हर एक एलिमेंट्स के लॉजिक निकालने पड़ेंगे आपको, एंड दोज लॉजिक शुड बी कॉमन टू ऑल द वर्ड्स गिवन इन द रेफरेंस। सोचिए, उनको तो भाई आपको एक सेंटेंस देके ही पूछ सकते थे आपसे वो, फिर भी वो चाइनीज कोडिंग की तरह चार चार सेंटेंस क्यों देते हैं, ताकि आप कहीं से जिस भी वर्ड से आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के आपको क्रॉस चेक करके मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, लॉजिक क्रैक कर दिया आपने। आप बोलेंगे सर इस हिसाब से तो यहाँ पर चौथा लेटर के है, तो यहाँ पे तो आई है, अब क्या करें सर, और सर आखिरी लेटर यहाँ पर तो एस है, तो यहाँ पे 26 क्यों हो गया, मजाक चल रहा है हमारा, इसका मतलब लॉजिक गड़बड़ है यहाँ पर। तो हाँ, लॉजिक गड़बड़ है, आपका लॉजिक गड़बड़ है। क्या लॉजिक है समझाते हैं आपको, तो कैसे इसको देखना होता है, कैसे लॉजिक मैच करना होता है समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो लेटर्स को जब आप ढूंढने चलते हैं, लेटर्स का क्या लॉजिक, इस लेटर को बनाने के लिए क्या क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो जैसे हमारे पास पहले लेटर का डायरेक्टली यहाँ रखा है, पहले लेटर डायरेक्टली यहाँ रखा जा सकता है, सबसे आसान लॉजिक। या फिर आखिरी लेटर डायरेक्टली यहाँ रख दिया गया लेटर के लिए, वो आसान। इसका रिवर्स रखा जा सकता है, नहीं, या तो इसका रिवर्स रखा जा सकता है, पॉसिबल है वो भी। सेकंड लेटर का रिवर्स रखा जा सकता है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। या सेकंड लेटर डायरेक्टली रखा जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर डायरेक्टली रखा जा सकता है, तो उसका रिवर्स रखा जा सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। या फिर अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो डायरेक्टली बीच मिडिल वाला लेटर जो होगा, जैसे 7 है तो बीच का चौथा लेटर, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास 4 4 8 9 है, तो पी डायरेक्टली यहाँ रखा जा सकता है। पूरे सवाल में हर एक वर्ड ही वहां पे क्या रहेगा, ऑड नंबर ऑफ लेटर वाला रहेगा। तो सभी ऑड नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड्स, मान लो 16 वर्ड है, तो 16 वर्ड वो ऐसे सजाएंगे आपके सामने कि 16 के 16 वर्ड या तो 3 लेटर के होंगे, या 5 लेटर के होंगे, या 7 के होंगे, या 9 के होंगे। इसी में बना देगा 16 वर्ड वहां पे। अब आपको हर लेटर का क्या कर देगा, मिडिल लेटर उठा के रख देगा लेटर के तौर पे, खत्म। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे लेकिन कुछ नहीं किया उसने, क्या किया, एम का रिवर्स कर दिया। यहां पर एम, एन का रिवर्स क्या होता है, एम होता है। आर का रिवर्स क्या होता है, आई होता है। देखो लॉजिक मैच कर गया आपका। सेकंड लास्ट लेटर का रिवर्स रख दिया गया वहां पे, ठीक है ना। और नंबर क्या है यहां पर, तो ऑफकोर्स सेकंड लास्ट लेटर यहां लिया, तो यहां पे सेकंड लेटर ले लिया। एच का रिवर्स क्या होता है, एस। एच का रिवर्स लेटर क्या होता है, एस। एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 19। ए का रिवर्स क्या होता है, जेड। जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 26। और या तो कह लीजिए आप कि एच का बैकवर्ड रैंक वहां रखा हुआ है, डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं आप। एच का नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8। एच 8 होता है, लेकिन एच का ही रिवर्स वैल्यू क्या होता है, तो 19 होता है, वहां रखा हुआ है। तो ये डिमांड है आपके न्यू पैटर्न कोडिंग का। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, कि इसको दिल पे नहीं लेना है, हाँ प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक से अधिक लॉजिक हो सकता है उसको दिमाग में अपने पास लिख के, अपने नोटबुक पे भी लिख के रखना है। न्यू पैटर्न कोडिंग का पास 3-4 पेज होना चाहिए, जहां पे आप
लॉजिक फॉर लेटर्स, पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स, पॉसिबल लॉजिक फॉर वर्ड्स, आप सॉरी नंबर्स लिख सकें आप वहां पे कि हाँ मुझे नया एक लॉजिक ये मिला है, हम फलाना किताब से प्रैक्टिस कर रहे थे, हमें एक लॉजिक मिला नया वाला, या फिर हम फलाना मॉक दे रहे थे वहां एक लॉजिक मिला। तो आप अपना लिस्ट तैयार करते जाइए, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे कुछ लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ। पॉसिबल लॉजिक फॉर लेटर्स क्या क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ और बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक रास्ता है। या तो पहला लेटर हो सकता है या आखिरी लेटर डायरेक्टली रखा जा सकता है लेटर के तौर पे। अगर मान लो कोड किया गया हो लेटर में, लेटर सिंबल या नंबर में, तो लेटर का लॉजिक क्या क्या हो सकता है उसमें से, तो या तो पहला या आखिरी लेटर डायरेक्टली रखा जा सकता है, या रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर रखा जा सकता है, या फिर सेकंड या सेकंड लेटर का डायरेक्टली रखा जा सकता है, या तो रिवर्स ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर रखा जा सकता है जैसा भी आपने देखा है, या फिर मिडिल लेटर डायरेक्टली हो सकता है, या फिर वोवेल हाईएस्ट वोवेल लेटर या लोवेस्ट वोवेल लेटर रखा जा सकता है, या फिर हाईएस्ट लेटर ऑफ द वर्ड रखा जा सकता है। इस तरह के तमाम हमारे पास जो पॉसिबल लॉजिक है लेटर्स के, वो आपको यहाँ पे दिशा दिखाई गई है। यहाँ पे जब सेकंड और सेकंड लास्ट कहा गया, बड़ा वर्ड है तो थर्ड या थर्ड लास्ट भी हो सकता है उस चीज में, ठीक है ना, ऐसी कहानी है इसकी। सर न्यू पैटर्न कोडिंग क्लर्क मेंस में आएगा क्या? मुझे देखिए आप तरीका समझिए, अभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को बहुत ही स्पेसिफिक होने की आवश्यकता है कि फलाना हम पढ़ रहे हैं सर। मतलब बच्चा के सवाल क्यों आया होगा, सर ये जो हम पढ़ रहे हैं सर मेरा टारगेट तो सर क्लर्क मेंस है, तो सही बताइए कि इसको हम पढ़ें, मान लो नहीं आया तो हम क्यों पढ़ें? हाँ तो बचा लो अपने आप को, अपना दिमाग जो तुम्हारा कुछ होगा ना, दिमाग का एक लेवल बच जाएगा, थोड़ा दिमाग कहीं खर्च कर लेना उसको जाके। अरे भाई पढ़ लो ना, कोई लिखा हुआ बात तो है नहीं भाई, आ सकता है क्लर्क मेंस में, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है और आता है। हो सकता है क्लर्क मेंस में आपको आसान मिल जाए। कभी भी ये मिस मत किया करो, क्योंकि अगर मान लो कि जिस टॉपिक को आप स्किप कर रहे हैं वो टॉपिक आपके पेपर में आया लेकिन वो आसान आ गया, और जिस टॉपिक को आप खूब घिसे वो टफ आ गया, तब क्या होगा? तो जो लोग पढ़ के गए होंगे उस टॉपिक को जो ज्यादातर लोग नकार देते हैं, जो कि बहुत ही आसान पूछ दिया, बेसिक पूछ दिया, आप उसको इग्नोर से साफी सिरे से नकार दिए थे और वहीं से नंबर निकलने वाला था। छोड़ो कुछ भी नहीं, हाँ लेवल ऑफ इंटेंसिटी वही बोला मैं कि दिल पे मत लीजिए बहुत ज्यादा, कि पढ़िए। परीक्षा में मॉक के ड्यूरेशन में बहुत ही वो मत लीजिए कि कैसे नहीं बन रहा है रे मुझसे ये सवाल, ऐसी वाली बात। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट या लोवेस्ट वोवेल, मान लो एक सवाल है, मतलब एक वर्ड है, पॉसिबल वर्ड है, इसमें से ओ लिख दिया उसने। आप बोलेंगे सर ओ कैसे लिया? तो उसने क्या किया, इस वर्ड में जो वोवेल्स हैं उन वोवेल में से सबसे बड़ा वोवेल कौन है, तो ओ है, इसलिए ओ यहां पर लेटर लिया है। लॉजिक क्या दिया उसने, भैया इस वर्ड को जब हम कोड कर रहे थे तो हमने लेटर चूज किया है ओ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज द हाईएस्ट वोवेल लेटर ऑफ द वर्ड। ये लॉजिक है, ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, और देखते हैं पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, सिंबल को रखे जाने के क्या क्या पॉसिबल कहानी बन सकती है, वो देख लेते हैं। यहां पर कहता है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इफ वोवेल, मतलब मान लो ऐसा लॉजिक दे देंगे आपको, भाई जो भी शब्द, इसमें क्या होता है पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल, कई बार क्या होता है वो कि सिर्फ पूरे सेट में, जैसे यहां देखिए यहां पर कितने वैरायटी ऑफ सिंबल इस्तेमाल हुए हैं, तो बहुत सारे वैरायटी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। रुक जाइएगा, सवाल नंबर 48 से 52 एक ही है ना, हाँ 53 चल रहे 53, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 वैरायटी के सिंबल इस्तेमाल हुए। यस, यही मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। देयर विल बी 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड, अगर सिंबल का इस्तेमाल हुआ है कोडिंग करने में तो 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक जहां पे सिर्फ 2 ही वैरायटी के सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, चाहे वो कोई भी 2 सिंबल हो जाए, एम्फेसेंट, हैश, येस्ट, मतलब 2 वैरायटी ऑफ सिंबल को यूज किया गया सारे वर्ड्स को कोड करने में। और एक सवाल ऐसा हो सकता है जहां पे कि मल्टीपल कोड्स इस्तेमाल हो रहे हो, मल्टीपल सिंबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हो, यहाँ मल्टीपल सिंबल्स देख रहे हैं, बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। इन दोनों के प्रति मैं लॉजिक समझा रहा हूं, यहां पर ध्यान सुन लीजिएगा सभी लोग प्लीज, बहुत ध्यान सुन समझा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, पहला सिचुएशन 1, when they will use only 2 symbols for the whole set, पूरे सेट के लिए अगर वो
सिर्फ 2 ही सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारे पास उसमें जनरली क्या लग जाता है, ये वाला से फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इफ वोवेल। अगर पहला लेटर हमारे पास या आखिरी लेटर वोवेल है तो हैश इस्तेमाल करेंगे, और पहला या फिर आखिरी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो भैया हम उसके जगह पे @ इस्तेमाल करेंगे। बस यही दोनों चलता रहेगा। अब भाई फर्स्ट या लास्ट जब पिक किया जाएगा, पहला अगर वोवेल है तो हैश, पहला अगर कॉन्सोनेंट है तो @ हर वर्ड का। तो वर्ड या तो वोवेल से स्टार्ट हो या तो कॉन्सोनेंट से। उसके यूनिट ही जब वहां पर यूनिट, जिस यूनिट को चूज कर रहा है, वो जिस लॉजिक को चूज कर रहा है, जब उसकी संख्या ही 2 हो सकती है तो वहां पे 2 ही सिंबल इस्तेमाल होंगे। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इफ इवन हैश, नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इफ ऑड कॉपीराइट। जो भी 2 कैटेगरी ऑफ सिंबल चूज कर लिया उसने, सारे वर्ड पे अप्लाई कर रहे हैं वही चीज। तो ये आसान कहानी होती है, लेकिन हाँ मैंने आपका ध्यान बस ऐसे मालूम होना चाहिए पहले से आपको कि वो जब सिंबल्स को, जब 2 ही सिंबल रख रहे हैं वहां पूरे सेट ऑफ वर्ड्स में, तो ये इस तरह के लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, नंबर ऑफ लाइक कि हमारे पास वोवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या फिर वोवेल से एंड हो रहा है या कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, ऐसी कहानी बस समझ में आएंगी आपको वहां पे। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कि नंबर ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड, अब नंबर और डीप घुसेगा तो क्या करेगा, नंबर ऑफ वोवेल इन द वर्ड, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ±x कह रहा है। या सबसे जो कॉमन चलता है वो ये चलता है, यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन है ये वाला, जब 2 सिंबल इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले लॉजिक की, दैट मींस सिचुएशन नंबर 2। व्हेन multiple symbols are used, जब वहां पे मल्टीपल सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सिंबल, जैसे मैं पहले सवाल में देखा आपने, तो वहां पे सिंबल क्या करते हैं पता है। अब चूंकि 16 वर्ड वहां इस्तेमाल हो रहा है, सुन लेना ये सब बात प्लीज, हर बात आपको पहले से मालूम नहीं हो सकती, इसलिए सुनने की क्षमता रखिए। कुछ लोग सीधे ऐसे करते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, 2 लाइन बोला भी समझ नहीं आया सर, टैप बटन हो गया, बजर बजने लगा उनका। क्यों? उनको सारी बात उसको लग रहा है हाँ ये कैसे कैसे। रुक जाइए, बार बार कहता हूं पूरा सुनिए ध्यान से। अगर आप अच्छे श्रोता रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। आप हर 2 लाइन के बाद आप सोचेंगे ना कि क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ क्या हो रहा है ये सर, ये क्या बोल रहे हैं आप, सिंबल ऐसे ऑड इवन क्या क्या है ये सब हौच पौच। अरे रुक जाओ भाई, हम आपको इसलिए तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। 2 ही सिचुएशन को पहले आप समझिए। अगर इस 2 सिचुएशन को डाइजेस्ट कर पाएंगे आप तो कहानी ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है। पहले आप बाकी बात सोचिए क्या होगा, और कुछ होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल बेसिक 2 चीजों को ध्यान रखिए। या तो पहला सिचुएशन जहां पे वो 2 ही सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहानी बहुत आसानी से पकड़ी जाएगी वाली। मल्टीपल सिंबल जब इस्तेमाल हो रहे होंगे तो समझिए क्या होता है। 4 सेंटेंस दे दिया उन्होंने, किसी में सब में मान लो 4-4 ही वर्ड हैं, 16 वर्ड हो गए। अब इन 16 वर्ड में से नंबर ऑफ लेटर वाला कहानी सबसे अधिक होता है, नंबर ऑफ लेटर्स वाला। किसमें किसमें भाई, इस वाले केस में नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या हो सकता है, या तो 3 लेटर वाले वर्ड होंगे, कुछ 4 लेटर वाले वर्ड होंगे, 5 वाले होंगे, कोई 6 वाला होगा, कोई 7 वाला होगा, कोई 8 वाला होगा। ऐसे नंबर ऑफ लेटर वाले, अलग अलग नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड होंगे पूरे। किसी में कोई आर कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है मतलब कॉन्सोनेंट लिख दिया, कहीं पे कुछ कुछ मतलब बहुत 16 वर्ड है, तो ऑफकोर्स हर एक वर्ड का अपना अपना नंबर ऑफ लेटर होगा टोटल। तो वो ऐसे कर देंगे। 3 लेटर वाले वर्ड के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने @ जितने भी 4 लेटर वर्ड हैं उसके लिए इस्तेमाल कर दिया गया है हैश। जितने भी वहां पर 5 लेटर वाले वर्ड हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है $। जितने भी 6 लेटर वाले वर्ड हैं उसके लिए स्टार इस्तेमाल किया गया है। जितने भी 7 लेटर वर्ड्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है एम्फेसेंट, और जितने भी 8 लेटर वाले वर्ड हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है एक्सक्लेमेशन। ये कर देते हैं वो लोग मल्टीपल सिंबल से का जब भी इस्तेमाल होता है तो। क्लियर है? ज्यादा हो रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स तो होगा ना यार, मैं क्यों नहीं बोलूं कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों सब चीजें आसान होंगी। मैंने पहले ही बोला था कोडिंग डिकोडिंग में मैक्सिमम वैरायटी जो है मेंस की तरफ जाते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है चलो, मैं अब इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज, रिलैक्स, हम इस पे कल बात करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, परेशान नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ना एक बार खुद से अगर फुर्सत मिले तो कल के क्लास से पहले
ट्राई कीजिएगा न्यू पैटर्न कोडिंग के बारे में थोड़ा और समझने खुद से जितना हो सकता है। बाकी कल हम बात यहीं शुरू करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे हम आगे। रिलैक्स, ठीक है, तनाव नहीं दूंगा भैया मैं आपको, लेकिन हाँ ये समझिएगा कि आप मतलब सीखना है सब कुछ यार, एटलीस्ट जितना हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे समझने की। पहले से ही नहीं हम सरेंडर कर देंगे। मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ न्यू पैटर्न कोडिंग क्या कहता है आपसे। न्यू पैटर्न कोडिंग आपसे कहता है कि भाई आप एक काम करो, हम आपके वर्ड्स को 3 एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया करते हैं, कभी हम 2 में भी कर देंगे, हो सकता है हम 3 में से भी 3 जब एलिमेंट इस्तेमाल करें उसमें भी 2 ही कैटेगरी ऑफ एलिमेंट हम का इस्तेमाल कर लें। लेकिन सिंपल भाषा में समझाएं तो किसी शब्द को अगर देखा जाए तो 3 एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, लेटर या सिंबल या नंबर्स में। तो लेटर के पॉसिबल लॉजिक क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया फिलहाल। सिंबल्स में कोड करने के पॉसिबल लॉजिक क्या होते हैं वो सिखाया मैंने, अभी आपको दिखाया है। ऐसे ही नंबर की कहानी अगले स्लाइड में है कि नंबर को हम किस तरीके से, यहाँ प्लेस वैल्यू काम आ जाएगा आपका, देख रहे हैं, फॉरवर्ड रैंक मतलब वही प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर। ऐसे ही लॉजिक यहाँ पर नंबर्स के लिए है। ठीक है, चलिए हम यहीं से आगे कल बात करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे अभी हम, अब आप परेशान हो रहे हैं तो क्यों करेंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। बस ये हम बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतनी बेसिक बात आपके दिमाग में सेट हो जाए ना कि हाँ सर ने बोला है कि ऐसा ऐसा होगा। नंबर के लिए भी कोई अपना कुछ लॉजिक हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। बाकी लॉजिक आप सवाल करते करते भी, कभी आप किताब से सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर रैंक फाइल से सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप किसी और सोर्स से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मानो सवाल डिकोड नहीं हुआ, मैं आपको सजेशन देता हूँ न्यू पैटर्न कोडिंग को अपने वश में करने का। परीक्षा जब आपके पास मेंस परीक्षा जब आएगी तब तक जब भी न्यू पैटर्न कोडिंग आपके सामने टकराए, नहीं डिकोड हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके किस नोटबुक में आपने जगह छोड़ रखा है इस लिस्ट के लिए। कुछ लॉजिक आपने, मैं सर ने लिखवा दिया, कुछ लॉजिक जो हमें सवाल के दरमियान मिलते रहेंगे उसको हम वहां पे लिखते जा रहे हैं ताकि हमें एक बार में काम आए कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, ओके, चलिए रिलैक्स, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं रखते हैं हम लोग, यहीं रखा जाए चर्चा को। अरे बोलिए ना। डीटीटी सेशन हम अब आप भी थकी गए हैं तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, डीटीटी वाला सेशन जो है वो कर लेंगे अपन, 2 PM कर लें डीटीटी वाला सेशन, पक्का। ठीक है, डीटीटी के लिए हम 2 PM मिलते हैं। फिर मैं एक बार टीम से पूछ लेता हूँ, अगर 2 PM पे हो पाए, अभी ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में, 2 PM पे लाइव आ जाते हैं सेशन का, वो लिंक आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप सभी जुड़ लीजिएगा, डीटीटी उठा लीजिएगा, दैट्स इट। तो आज की चर्चा यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, शेयर ब्लेसिंग्स। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आइए क्लास में प्लीज़, थोड़ा लंबा पढ़िए। आपको याद होगा 12:30 से 2 का स्लॉट था, फिर मैं उसको 12 से 2 किया हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ने लगते हैं 1:30 बजे तक ही यार, थक जाते हैं, तो गलत बात है। थोड़ी चीज़ें लाइए अपने में, ग्रैस्पिंग पावर और उसको थोड़ा इनपुट्स लेने की जो टेंडेंसी है वो डीटीटी में बहुत कुछ मालूम चलेगा आपको। पता है वो जो डीटीटी है ना वो आपको बहुत कुछ दिशा दे देगा आपको। वैसे उसको अपने मतलब अपने हिसाब से आप और भी थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, कीजिएगा। मैं जिद नहीं मानता हूं कि मैंने जो दिया वही इस्तेमाल करो, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसा ही कुछ रूपरेखा लेके चलेंगे आप तो बड़ा फायदा होगा आपको, क्योंकि हमारे काम को हम अगर प्लान नहीं करेंगे तो तनाव रहेगा। प्लान रहेगा ना चाहिए यहाँ से, तो आपको लगेगा ठीक है अभी आधे घंटे और पढ़ सकते हैं, ये भी करना वो भी करना। ऐसे करने में क्या होता है, हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। So that is important to understand. So signing off. Thank you so much. Bye. Take care. Share blessings. Keep learning. Keep practicing. Keep growing. Thank you. मिलते हैं कल same time 12 PM sharp to discuss some amazing questions of new pattern coding, and then we'll try to discuss some more several, मतलब जैसे हमारे पास कुछ चीजें और बची हुई हैं आगे, ज्यादा कुछ नहीं बची हुई है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस डेवलपमेंट्स हैं थोड़े थोड़े करके। So we'll try to discuss that. Thank you. Bye bye. टेलीग्राम का लिंक नहीं है, टेलीग्राम लिंक तो मैंने दे दिया था यार, चलो मैं आज भी दे देता हूँ एक बार।
जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज़ टेलीग्राम पे आ जाएं इस लिंक के ज़रिए। DTT के लिए कहाँ मिलना है सर? टेलीग्राम पे नहीं हम मिलेंगे, यूट्यूब पे मिल रहे हैं अभी हम 2 बजे, ठीक है। 2:30 बजे का सेशन लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है मैं दिखा देता हूँ मैं आप सभी को और वो सेशन में ही दे दूंगा मैं आपको, ठीक। देखते हैं, सेशन अलाइंड है फिलहाल 2:30 बजे का, लेकिन मैं बोल दूंगा टीम को तो वो कर लेंगे। 2 बजे बोल दूंगा, 2 बजे लग जाएगा वो सेशन, तो पहले कर देंगे, प्रीपोन कर लेंगे। ओह सॉरी, चैंपियन भी लगा हुआ है। जैन DTT यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2:30 बजे लगा हुआ है फिलहाल, इसको हम कर लेते हैं 2 बजे। क्या आई थिंक प्रिपेयर्ड ही है ये, ठीक है। ओके चलो, साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू। Bye bye. Do rate the class if you love the class. CET क्लियर करना जरूरी है क्या हरियाणा में एग्जाम देने के लिए? बिल्कुल नहीं, बैंक एग्जाम्स के लिए नहीं चाहिए भाई। DTT का फुल फॉर्म क्या होता है? डेली टारगेट ट्रैकर। ये आपको डिसिप्लिन रखने के लिए होता है। मैं बनाया हूँ कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, करता रहता हूँ यार। अब लोगों को समझ में नहीं आता कई बार कि मैं क्या करता हूँ, बहुत कुछ कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें वही हैं कि आप बच्चे को आप अगर इसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या करना है या पता नहीं चलता कैसे प्लानिंग किया जाए, सो आई ट्राई टू डू दैट प्लानिंग फॉर यू। बाकी सब ठीक है, बाय बाय।